फिर हमारा पोस्टलेट्स। अब हम लोग वो सेगमेंट हिट करने वाले हैं जहाँ आपके दिमाग की बत्ती खुलेगी, यानी जिस चीज़ के लिए आप वो लेक्चर हमारे मेरा अटेंड करने आते हो ना, कि सर वो 1 या 2 चीज़ हमें नए सीखने को मिलती है, अब वो मिलेगा, ठीक है? तो इसको नोट कर लो तो ठीक है। ट्रायंगल में तो कुछ ना कुछ एरिया तो आ ही सकता था इसका, हाफ गुना बेस गुना हाइट करके। बट अगर मैं मान लो बी को नीचे लाता बी को यहाँ लाया, इस पॉइंट को, तब भी एक ट्रायंगल पतला सा बन रहा है, चपटा सा बिल्कुल, तब भी कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, बेस गुना हाइट, भले कम एरिया है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। लेकिन अगर यही पॉइंट नीचे आता बिल्कुल सीधा इसी लाइन पे आ जाए, ये बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाए, तब तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा ना, देखो हाफ गुना बेस लेंथ इनटू हाइट, इसका हाइट है 0 है, मतलब ये तो कुछ ऊपर उठा हुआ है ही नहीं। अगर बी यहाँ पे होता तो कुछ हाइट होती है इसकी, ठीक है, बट हाइट तो कुछ है ही नहीं, हाइट 0 हो गई है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा यहाँ से। इसलिए काम की चीजें हैं ये, कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ने इसलिए जरूरी था। अब देखो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक लेक्चर में आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए है मेरे पास वो नया जो सीखने के लिए आप आते हो ना मेरे वीडियो पे, तो वो सेगमेंट अभी बाकी है मेरा। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको सीखने को मिलेगा कि इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला आपको। हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे यूक्लिड्स ने ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमारे आम बोलचाल के लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमन सेंस बना रहे थे, जैसे कि अगर दो चीज सेम चीज से बराबर हो, सपोज ए बराबर बी एंड सी बराबर बी, तो यूक्लिड ने कह दिया था कि ए इक्वल टू सी होगा। तो ऐसे चीजें जो हमारे डेली लाइफ में कॉमन सेंस बना रहे थे, उनको उन्होंने एक्सियम्स का नाम दिया था। मैंने बाय मिस्टेक उसको उस वीडियो में पोस्टुलेट कह दिया था, तो आप करेक्ट कर लेना कि एक्सियम्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो कॉमन सेंस चीजें हैं, जो हमेशा ट्रूथ होती है, हमेशा सत्य होती है, उनको उन्होंने एक्सियम नाम दिया था। और पोस्टुलेट्स समहाउ ज्योमेट्री से रिलेटेड थी। तो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रूफ्स करेंगे, मतलब कैसे यूक्लिड्स के एक्सियम्स ने मैथमेटिक्स में प्रूफ को आगे बढ़ाया, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रूफ्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है? हाँ तो बच्चों, हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है यूक्लिड ज्योमेट्री का। इसमें हमें कुछ गिवन है, लेट्स सी इफ ए पॉइंट सी, एक पॉइंट है हमारे पास सी, ये लाई कर रहा है इन बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ए और बी के बीच में, ए और बी दो पॉइंट्स हमारे बीच, ठीक है, ए है बी है, इन दोनों ये दो पॉइंट्स हमारे, इसके बीच में कहीं पे कहीं ना कहीं बी, कहीं ना कहीं सी लाई कर रहा है, ठीक है। अब सी इस जगह पे लाई कर रहा है सच डेट, मतलब सी ऐसे लाई कर रहा है कि जो बीसी की लेंथ है हमारी, बीसी ये हमारे एसी के बराबर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन क्या है भाई, अरे लिख लेता हूं मैं, गिवन है BC इज इक्वल टू AC, ठीक है, यानी C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ही ऐसा है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो दो पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, यानी कि C पॉइंट A से जितना डिस्टेंस पर है, C पॉइंट B से भी उतने ही डिस्टेंस पर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ C एक तरह से मिड पॉइंट भी है AB का, ठीक है। तो BC इक्वल टू AC गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ ये करना है AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ठीक, AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। हाँ तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, और हमें दिया हुआ है BC इक्वल्स टू AC। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं यहां से यहां तक का सफर तय करना है, ठीक है। और यहाँ से ना सिर्फ सफर तय करना है बल्कि बिल्कुल सही से भी सफर तय करना है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम जो गिवन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, BC इक्वल्स टू AC। अच्छा एक चीज देखो आप, एक चीज देखो, AC आपका गिवन में भी आ रहा है, AC आपका प्रूफ में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ये जो AC इक्वल्स टू हाफ AB है ना, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको मैं पलटता हूँ, इसको मैं पलट रहा हूँ, जैसे BC इक्वल्स टू AC है ना, तो AC को उधर लिख देता हूँ मैं, AC इक्वल्स टू BC। तो लिखा तो मैंने यही चीज है, गिवन को ही लिखा है। अब समहाउ मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो AC तो अधिक है मुझे, बट कहीं ना कहीं यहाँ BC है और यहाँ AB है, ठीक है। तो हमें BC से AB तक पहुंचना होगा, कैसे पहुंच सकते हैं, तो एक चीज मुझे दिख रहा है सर, अगर मैं BC को AC में जोड़ दूं, अगर मैं BC को AC में जोड़ दूं,
तो BC को प्लस AC करने से हमें जो हमें जो चीज मिलेगी वो AB पे कोइंसाइड करेगी। ये याद करो यूक्लिड्स का एक्सियम मैंने कराया था। BC को AC में जोड़ने के बाद जो चीज हमें मिलेगी वो AB में कोइंसाइड, वो AB से ही कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब BC प्लस AC इसके बराबर है AB के बराबर। लॉजिकली भी सेंस बना रही है और मैं यूक्लिड्स के एक्सियम से भी समझा दिया कि BC प्लस AC के मिलने से जो चीज बन रही है वो AB पे कोइंसाइड कर रही है, इसलिए BC प्लस AC इसके बराबर होगा AB के। तो समहाउ मुझे BC में अगर मैं ऐड कर दूं AC यहाँ पे तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ भी अगर AC ऐड कर दूं, दोनों साइड अगर AC AC ऐड कर दूं तो मेरा बात बन सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं ये तो जानता ही हूँ कि AC की लेंथ AC के बराबर होगी, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब देखो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, अब याद करो फिर से यूक्लिड्स का वो एक्सियम जो कहता था कि अगर बराबर चीजों को एक साथ ऐड, अगर बराबर चीजों का जोड़ दें हम तो AC प्लस AC, तो जो हमारा रिजल्ट मिलता है बराबर चीजों को जोड़ने से, और इस साइड क्या मिलेगा रिजल्ट हमें BC प्लस AC, तो बराबर चीजों को जोड़ने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ इस स्वरूप का चीज मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो BC प्लस AC, BC प्लस AC दोनों के मिलने से एक ऐसी चीज बन रही है जो AB के बराबर होगी। ठीक है, जो AB पे कोइंसाइड करेगी, इसलिए BC प्लस AC AB के बराबर है। तो यहाँ से 2AC, ये तो सिंपल मैथ्स है, तो यहाँ से आ गया AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो बेसिकली यूक्लिड्स अपने एक्सियम्स के थ्रू ही हमें आगे के मैथमेटिक्स को प्रूव करने का तरीका देकर गए थे। ठीक है, ये देखो, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सियम नहीं दिया होता इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमें पता ही नहीं होता कि इसके पीछे रिलेशन क्या आएगा, ये बराबर आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जब इन्होंने कह दिया कि बराबर से जोड़ने में प्रोडक्ट भी बराबर आएगा, इस वजह से मैथमेटिक्स आगे धीरे धीरे बढ़ती रही। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चीज अब बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ठीक है, और दूसरे एक्सियम्स का भी एप्लीकेशन जो क्या बोलते हैं मुझे करना है वो मैं डायरेक्ट करते चलूंगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर हो गई होगी कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन हमारा। इफ इन द गिवन फिगर, यानी ये जो गिवन फिगर है इसमें आपको दे रखा है L and M आर मिड पॉइंट्स, यानी L AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, एंड M जो है BC का मिड पॉइंट है। इसमें आपको गिवन ये है कि AB इज इक्वल टू BC, AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि AL यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, AL वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा MC के। तो आपको हाँ, तो आपको इसे प्रूव ये करना है कि आपको जो AL वाला पार्ट है ये बराबर होगा MC के। तो कैसे प्रूव कर सकते हो, यहाँ AB से BC से आप कैसे पहुंच सकते हो AL MC से, तो कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक काम करो, जो गिवन है पहले लिख लो उसको, उसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे कि कैसे पहुंच सकते हैं AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, अब देखो AB को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, AL जोड़ LB लिख सकता हूँ इसको, AB को AL जोड़ LB, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि AL जोड़ LB, AL को LB में जोड़ने के बाद जो लाइन जो चीजें बनेगी वो इतनी बड़ी बनेगी, और वो चीज जो बन रही है वो AB से कोइंसाइड कर रही है, इसलिए AL प्लस LB AB के बराबर है। ठीक है, इसलिए AB AL प्लस LB के बराबर है। सेम BC के लिए लिख सकता हूँ BM प्लस MC। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने मिड पॉइंट बताया था, ये मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपस में। तो AL इसके बराबर है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ AL इज इक्वल टू LB, और मैं क्या कह सकता हूँ BM इज इक्वल टू MC। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर है AL LB। तो LB की जगह मैं क्या करता हूँ, जो मुझे प्रूफ करना है क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, AL मुझे लाना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे LB को हटा के सिर्फ A ले रखता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर में AL ही दिखना चाहिए, तो यहाँ से LB को हटा के AL ला देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद देखो आंसर मुझे MC ही चाहिए, तो मैं BM को रिप्लेस करके यहाँ से, चूंकि BM MC के बराबर है तो इसलिए मैं ये BM की जगह क्या रख सकता हूँ MC प्लस MC। ठीक है, यहाँ से ट्वाइस ऑफ AL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MC बना मेरा, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से प्रूव हो गया AL इक्वल्स टू MC। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला मैं चाहता हूँ आप लोग पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, BL इज इक्वल टू BM, आपको ये बराबर ये गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको ये BL बराबर BM दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिस तरह से हमने आधा किया ना, उसी तरह से वहां समूह में डबल करना पड़ जाएगा चीजों को। तो पॉज करके ट्राई करो, इसको ट्राई करो, कम से कम 4-5 मिनट दो इसको, ताकि आप बुद्धि लगाओ थोड़ा सा।
ठीक है, ओके, पॉज कर लिया, 3 2 1। हाँ तो बच्चों चलो ट्राई करते हैं इसको। हमें गिवन क्या है, बी एल इक्वल टू बी एम, और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो समाव हमें बी एम से बी सी तक पहुंचना है, बी एल से हमें बी ए तक पहुंचना है। ठीक है, तो कुछ सूझ तो रहा नहीं है मुझे अभी के लिए। जैसे पिछले क्वेश्चन हमें सूझ रहा था, पिछला क्वेश्चन जो हमारा था वो कुछ ऐसा था, ऐसा था ना हमारा, ए फिर बी था, सी था, तो हमें गिवन था ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे ए सी रखना था, यहाँ ए बी बनाना था, तो मैं दोनों साइड ए सी ऐड कर दिया था पिछले क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं ऐड करूँ। ठीक है, तो एक काम कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, मुझे इतना पता है कि बी एल को मुझे बड़ा करना है और बी एम को मुझे बड़ा करना है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बी एल भाई साहब उतने ही अमीर है जितने बी एम है, यानी जितनी संपत्ति बी एल के पास है उतनी ही बी एम के पास भी है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मैं दोनों की संपत्ति डबल कर दूं, जितना संपत्ति इसके पास था उतनी संपत्ति इसको डबल कर दूं, और जितनी संपत्ति इसके पास थी उसको भी डबल कर दूं, तब भी तो दोनों बराबर ही अमीर होंगे। ये होता है कि मैंने एक एक इंसान को ज्यादा अमीर बनाया है, यानी इसकी संपत्ति डबल करी है, तो ये ग्रेटर हो जाता। अगर मैं इसकी संपत्ति डबल करता तो ये भाई सब ज्यादा रिच हो जाते हैं, लेकिन मैंने दोनों को समान रूप से संपत्ति बढ़ा दी है, तो दोनों की संपत्ति अभी भी बराबर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने 2 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे बड़ा करना है चीजों को। बीएल से ए बी तक पहुंचना है, बीएम से मुझे बीसी तक पहुंचना है, सॉरी, हाँ ठीक है, बीएम से मुझे इतना तक पहुंचना है। अच्छा, ये एसी नहीं, मुझे माफ करना बच्चों, ये बीसी लिखा है। ठीक है, अब देखो, बीएल प्लस बीएल लिख सकता हूँ इसको मैं यहाँ से, और इसको लिख सकता हूँ बीएम प्लस का बीएम। ठीक है, उसके बाद देखो, सेम चीज, ये मिड पॉइंट है, तो ए एल इज इक्वल टू एल बी, और यहाँ से बी एम इज इक्वल टू एम सी। तो मुझे यहाँ पे समहाउ बी एल से बी एल प्लस बी एल जोड़ के मुझे ए बी दिखाना है, और बी एम प्लस बी एम जोड़ के मुझे एम सी ए बी सी दिखाना है। मैं क्या करता हूँ, बी एम में अगर ए एल जोड़ दूंगा तब तो ए बी आएगा इस साइड मेरे, और बी एम में अगर मैं एम सी जोड़ दूंगा तब तो यहाँ पे बी सी आएगा। तो यहाँ क्या करो, ये जो बी एल लिखा है आपके पास, ये जो बी एल लिखा है इसकी जगह ए एल सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे ए एल सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, बी एम तो लिखा ही है, प्लस एक बी एम की जगह यहाँ पर से एम सी सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर ही है। अब देखो, ये बन गया मेरा बी सी, और सॉरी ये बन गया मेरा ए बी, और ये बन गया मेरा बी सी। यहाँ से हमने करते चीजों को प्रूव। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में देखो आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर एक बड़ा सेगमेंट बराबर है, दो दो लाइंस बराबर है, तो उसका हाफ सेगमेंट भी बराबर होगा आपस में। ठीक है, और अगर हाफ सेगमेंट बराबर है तो उसका डबल भी बराबर ही होगा। ठीक है, और ये भी हमने किसी न किसी तरह से यूक्लिड्स के एक्सियम्स को यूज किया। जैसे देखो यहाँ पे हमने यहाँ पर से जैसे हमने यहाँ पे यूज करा है कि बी एल प्लस बी एल, यहाँ पे बी एल की जगह हमने ए एल सब्सटीट्यूट करा, तो बी एल प्लस ए एल, यानी कि बी एल को बी एल प्लस ए एल करने से जो चीज हमें मिल रही है वो ए बी पे कॉन्साइड कर रही है, इसलिए बी एल प्लस ए एल किसके बराबर है, ए बी के। तो हमने यहाँ पे यूक्लिड्स का पोस्टुलेट, सॉरी यूक्लिड्स का एक्सियम यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं पोस्टुलेट करवाऊंगा, इसके बाद कुछ और प्रूफ्स कराऊंगा मैं, तब आपको रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हमारे लिए। तो पोस्टुलेट्स बेसिकली वो सर्व सत्य हैं, मतलब वो ट्रुथ है, मतलब वो हमेशा सत्य होने वाली चीजें हैं जो ज्योमेट्री के लिए लागू होती हैं। ठीक है, तो मैं पोस्टुलेट्स लिखने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट। 5 पोस्टुलेट्स में से मैंने अभी स्टार्टिंग के 4 पोस्टुलेट्स दिखाए बस, ताकि सिंप्लिसिटी रहे आपके दिमाग में। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट्स यानी यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में जो पहली चीज लिख के गए अपने बुक में, यानी डॉक्यूमेंट करे गए, वो ये था कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी अगर आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है,
तो उसके बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यूक्लिड ने यही यही माना, यही कहा, ठीक है। तो यूक्लिड क्या एज्यूम करें कि देयर इज अ यूनिक लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही यूनिक लाइन पास हो सकता है, ना कि दो पॉइंट से मल्टीपल लाइन पास हो जाए। मतलब एक लाइन आप ऐसे ही पास करा दो और क्या, दूसरे तरीके से लाइन जा ही नहीं सकता दो पॉइंट से। अगर आप ट्राई भी करो, इससे साथ दूसरी लाइन भेजते हैं, तो पता चलेगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ा हुआ है, यानी दोनों एक ही लाइन की आप बात कर रहे हैं। तो दो पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन से ज्यादा पास हो ही नहीं सकता, यूक्लिड का ये कहना था ज्योमेट्री के बारे में। तो यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट ये था। दूसरा पोस्टुलेट देखो, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, ठीक है। एक टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड मतलब होता है खत्म होने वाली लाइन। तो मान लो एक लाइन है, लाइन खत्म कहाँ होती है? पॉइंट्स पे। याद करो जब यूक्लिड्स ने डेफिनेशन फिक्स करा था ना चीजों का, याद आया कि नहीं यार? ए लाइन इज समथिंग विच हैज टू एंड पॉइंट्स, याद करो उसका डेफिनेशन। तो एक टर्मिनेटेड लाइन यानी लाइन जहाँ एंड होती है, तो लाइन यहाँ पे एंड हो रही, यहाँ पे एंड हो रही, ठीक है। तो एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, मतलब इस लाइन को चाहो तो इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो जब आप एक्सटेंड करोगे तो इसका नया टर्मिनेटिंग पॉइंट ये हो गया, ये हो गया। यही इन्होंने यूक्लिड के सेकंड पोस्टुलेट में कहा। इसको प्रेजेंट डे में ये कहा जाता है, ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन एनी डायरेक्शन टू फॉर्म ए लाइन। सबसे पहले मॉडर्न डे का मतलब, मॉडर्न डे में समझो लाइन कैसे डिफाइन होती है। मॉडर्न डे में लाइन ऐसे डिफाइन होती है कि एक ऐसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो डायरेक्ट जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो। जैसे मान लो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनाया मैंने, स्टेट ये रहा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये रहा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हो। तो ये एक स्टेट लाइन इधर बना, ये एक रे इधर बना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन, यानी दोनों डायरेक्शन में अगर कोई कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइटली आगे बढ़ती रहे तब वो लाइन कहलाएगी, ठीक है। और प्रेजेंट में लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? इसी का टुकड़ा ले लो, लाइन सेगमेंट, यानी इसका मैं टुकड़ा ले लिया ये वाला, तो यही क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। अब देखो मॉडर्न डे में इसी पोस्टुलेट को कैसे लिखा गया है कि ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू आइदर साइड टू फॉर्म अ लाइन, यानी लाइन सेगमेंट को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे। तो लो ये भी लाइन जैसा बन गया, ठीक है। पोस्टुलेट 2 क्लियर है? चलो पोस्टुलेट 3 सिंपल सा है। एक सर्कल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हो। तो पोस्टुलेट 3 आपको कहता है कि कोई भी सेंटर लो और इस सेंटर की वजह से कितना बड़ा रेडियस लो आप उससे सर्कल बना सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे सेंटर लिया आपने और एक बड़ा रेडियस कर दिया, तो ये लो बड़ा रेडियस वाला सर्कल आपको बन गया। तीसरा पोस्टुलेट थोड़ा सिंपल था। चौथा देखो, चौथा में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चौथा पोस्टुलेट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। देखो एक राइट एंगल मैं ऐसे बना देता हूँ और एक राइट एंगल ऐसे बना देता हूँ। राइट एंगल मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन से बना हुआ लाइन एंगल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन मेरा, और ये रहा मेरा ऐसे, और ये थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है। तो जब ये कहा जा रहा है ना कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब वो वैल्यू की बात कर रहा है कि छोटा छोटा रे की वजह से भी जो एंगल बना है ये भी 90 डिग्री का है, और ये बड़ा रे की वजह से बना है ये भी एंगल 90 डिग्री का है। ये इसके लेंथ के बारे में बात नहीं होती इसमें। यहाँ देखो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, मतलब राइट एंगल इक्वल है, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रही है दोनों के बीच में। देखो एंगल का मतलब ही होता है रोटेशन, ठीक है। एंगल का मतलब ही होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब मान लो एक रे मेरा ऐसे गया है और एक रे मेरा ऐसे गया है, तो इस रे से इस रे तक पहुंचने में आपको कितना रोटेट होना पड़े, उसी के मेजरमेंट को एंगल कहते हैं। तो अब ये रे छोटा रहे, ये रे छोटा रहे, या फिर ये रे बड़ा रहे, चाहे ये रे चाहे बड़ा रहे, ठीक है। अगर आपको इस रे से इस रे तक पहुंचना है, इस रे से इस रे तक पहुंचना है, तो घूमना तो 90 डिग्री पड़ेगा ना। इससे क्या मतलब है कि इसका लेंथ बड़ा है इसका छोटा है, हम तो इसके घूमने को देख रहे हैं ना। इसलिए पोस्टुलेट काम का है हमारे कि यहाँ से यहाँ तक भी हमें 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ पहुंचना तो भी हमें 90 डिग्री ही घूमना पड़ेगा। इसके रे के साइज से फर्क नहीं पड़ता, दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। 4 पोस्टुलेट क्लियर है। अब मैं अगले स्लाइड में आपको 5th पोस्टुलेट लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। फाइन, चलो इसको नोट कर लो। तो बच्चों ये आपका पोस्टुलेट नंबर 5। अच्छा एक चीज अब तक आपने नोटिस करा होगा, सर आपका लेक्चर वैसे बोरिंग हो रहा है, बट हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक लेक्चर में आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए है मेरे पास वो नया जो सीखने के लिए आप आते हो ना मेरे वीडियो पे, तो वो सेगमेंट अभी बाकी है मेरा। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको सीखने को मिलेगा कि इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला आपको। फिलहाल ये पोस्टुलेट देखते हैं, उसके बाद मैं उस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है। इसके बाद अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है दोनों पे, दोनों में फॉल करना मतलब दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो दो एक स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। अब देखो क्या कह रहा है
if a straight line falling on two straight lines making the interior angles, तो इंटीरियर एंगल ये बन रहा है ना भाई, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो सेम साइड वाले एंगल्स की बात करो, सेम साइड मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड एक ये बन रहा है, एक सेट ऑफ पेयर ये बन रहा है मेरा, ठीक है। तो जो चलो मान लो मैं इस साइड वाले को कंसीडर करता हूँ, क्या इस साइड वाले को, क्योंकि ये जो मेरा लाइन कट किया है तो इसके सेम साइड है ना दोनों एंगल, तो इसको हटाओ, अभी इस वाले पेयर को हटाओ। तो ये कहता है कि अगर अगर ऐसा है कि एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है दो स्ट्रेट लाइंस को, तो जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड के, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल सेम साइड्स के, तो अगर दोनों को साथ साथ लिया जाए, दोनों को साथ कंसीडर करा जाए और इन दो लाइंस को अगर एक्सटेंड करा जाए इनफाइनाइटली, तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करने की कोशिश करो, ये एक्सटेंड हुआ ऐसे, ये ऐसे एक्सटेंड हुआ और इधर से भी एक्सटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये लोग हमेशा उस साइड इंटरसेक्ट करेंगे जहां पे सम ऑफ यानी इन दो एंगल्स की वैल्यू, अगर इन दो एंगल्स की वैल्यू अगर जोड़ोगे तो टू राइट एंगल से कम आ रहा हो, जैसे कि देखो इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, तो ये लोग उस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे जहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन क्या रहा हो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। देखो द सम ऑफ इज लेस देन टू राइट एंगल्स, इसका यही कहना है। तो ये तो कॉमन सेंस से दिख भी रहा है, और एक्चुअली में जो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स फ्रेम किए थे या डॉक्यूमेंट किए थे, तो यार वो तो कॉमन चीज ही नोटिस किए थे ना, जो कॉमन सेंस बना रही थी चीजें, जो हर समय सत्य हो रही थी, ये चीज हर समय सत्य होगी। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो ऐसे देखो, ये रहा ऐसे, और मान लो ये हमारा ये, चलो ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो और एक ऐसे ले लो, तो जब भी दो लाइंस है, इससे अगर एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसा एक लाइन बना दो जो कट कर रही है, तो हमेशा ये उस साइड ही इंटरसेक्ट करेंगे ना जिस साइड इसका एंगल प्लस इसके एंगल का सम, क्या बोलते हैं, जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स है, यानी ये साइड, ये मान लो मेरा ये लाइन कट करने वाला, तो सेम साइड के जो एंगल्स है इनका सम शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अच्छा सर ये बताइए कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये तो लेस देन है ना, लेस देन है, अगर बराबर होता तो क्या सीन होता, देखो मान लो ये दो लाइंस है मेरे, ठीक है, और ये मैं एक ऐसे कट करता हूँ, तो सेम सेट ऑफ सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स ये बने, तो मैं इस केस में मान लेता हूँ कि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जो कि दिक्कत दिख रहा है कि है, एंगल 1 भी 90 है सर, एंगल 2 भी 90 है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 प्लस 90। यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 1 पे 90 बन रहा है, 2 पे भी 90 बन रहा है, ठीक है, तो इसी को मैं लिख दिया बराबर 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 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये 90 हो जाता तब क्या दिक्कत होता, 90 हो जाने का मतलब है, देखो 90 होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट दोनों लाइन पैरेलल हो गए, अब ये कभी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दो तो कभी मीट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इंटीरियर एंगल्स का सम, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 प्लस 90 होना चाहिए, उसी जगह पे जाके लोग आगे एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पोस्टलेट्स। अब हम लोग वो सेगमेंट हिट करने वाले हैं जहां आपके दिमाग की बत्ती खुलेगी, यानी जिस चीज के लिए आप वो लेक्चर हमारे मेरा अटेंड करने आते हो ना, कि सर वो एक या दो चीज हमें नई सीखने को मिलती है, अब वो मिलेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, तो मैं साइड पे हट जाता हूँ। हाँ तो बच्चों आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ट्राई करना है, अब सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, और जिन नालायकों ने नहीं ट्राई किया उसको तो आगे लगाऊंगा एक में। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, ए बी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ आपको, ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है, और बी एक्स बी वाई के बराबर है, तो आपको कमेंट करना है ए एक्स और ए वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा। याद करो यार, यूक्लिड्स के एक्सियम्स को याद करो कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन प्रोडक्ट इज इक्वल, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन प्रोडक्ट आर इक्वल। तो देखो ए बी बड़ा है, ए भी बड़ा है ना किससे, बी एक्स से, तो घटा दो दोनों को, तो घटा देते हैं ए बी माइनस बी एक्स, और यहाँ से क्या बना बी सी माइनस बी वाई। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड देन प्रोडक्ट्स आर आल्सो इक्वल, तो ए बी में से हमें क्या बी एक्स घटा देना है और बी सी में से बी वाई घटा देना है, तो बचेगा क्या, ए एक्स ही बचेगा, और ये क्या बचेगा यहाँ से वाई सी, तो ये लो बराबर, यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। इसको ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो जल्दी से, 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, पॉज करके ट्राई कर लिया, कौन सा आंसर आया, ये जिन्होंने ये आंसर करा है ये दोनों आंसर गलत है, और जो करेक्ट आंसर इसका ये आएगा, ठीक है। कैसे आ रहा है ये, सेम सीन, देखो ए एक्स सी वाई के बराबर है और बी एक्स बी वाई के बराबर है, तो हमें क्या चाहिए, ए बी और बी सी का रिलेशन चाहिए ना, ऑप्शन देके काम करना होता है इन सब इस तरह क्वेश्चंस में, तो ए बी बी सी के बराबर प्रूव करना है, ए बी नॉट इक्वल टू प्रूव करना है, बड़ा छोटा प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ए बी आ जाएगा, देखो
ax प्लस bx करने से हमें वो चीज मिल गई जो ab से कोइंसाइड कर रही है, इसलिए अगर ऐड कर दो इक्वल्स को इक्वल से ax प्लस bx शुड बी इक्वल्स टू cy प्लस dy, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करने से हमें वो चीज मिल रही है जो ab से कोइंसाइड कर रही है, इसलिए पूरा का पूरा चीज ab के बराबर है और यहाँ पे पूरा का पूरा चीज cb के बराबर है, तो प्रूव हो गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब आपको वो चीज मिलेगी जिसके लिए आप इस पूरे लेक्चर का वेट कर रहे थे कि सर वो पंच लाइन बताइए जो हमें जिंदगी में काम देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ और अपने एक्साइटमेंट में कंट्रोल में रखो, वो चीज आने वाली है। हाँ तो बच्चों ये है वो दो क्वेश्चन जिसका आपको वेट था, ठीक है। तो देखो मैथ्स में जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिले कि प्रूव दैट समथिंग बराबर समथिंग, लेट्स सपोज आपको प्रूव करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स में एंगल्स प्रूव करने हो तो आप ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी को याद करते हो। फिर मान लो अगर आपको ये थोड़ी देर पहले प्रूव करना था कि सर ए बी सी, ए बी अगर मिड पॉइंट है तो ए बी जो है ए सी का आधा होगा सर, तो इस तरह की जब प्रूफ करनी होती है ना आपको, तो आप क्या करते हो, इस मैथमेटिकल स्टेप फॉलो करते हो, यानी यूक्लिड्स का एक्सियम कहीं यूज कर लिए, कहीं पे कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लिया, अगर दो ट्रायंगल्स के बीच में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिखाना हो तो आप बाइसेप्सिटी करते हो। लेकिन जब ये मैथ्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, सर प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली, इन ओनली तरह के वर्ड्स, फिर देखो प्रूव टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव, यानी क्या बोलते हैं, सिर्फ एक पॉइंट हो, सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है, या कैन नॉट हैव मोर देन 2 पॉइंट, यानी दो डिस्टिंक्ट लाइन के बीच, दो डिस्टिंक्ट लाइन, अगर एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है, दो अलग लाइन है, तो दो डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट, यानी आपको कैन नॉट वाली चीजें प्रूव करनी होगी, या कैन नेवर वाली चीजें प्रूव करनी होगी, या ऑलवेज वाली चीजें प्रूव करनी होगी। तो इस तरह के जब इंग्लिश वाले वर्ड्स आते हैं ना, तो आपको हमेशा मान लेना होता है इसके जस्ट उल्टा, जो भी क्वेश्चन में दिया है इसके जस्ट उल्टा। तो अगर वो उल्टा सही है तो मैथ्स आपको सपोर्ट कर देगा, और आपने जो उल्टा माना है अगर वो गलत है तो मैथ्स आपको खुद ब खुद रास्ता दिखा देगा कि भाई तुमने गलत किया है। दिखाऊं कैसे मैथ्स सही करता है, कैसे गलत करता है। मैथ्स बहुत ऐसी सब्जेक्ट है यार, मतलब आप गलत भी चीजें लेकर जाओगे ना तो मैथ्स आपको आईना दिखा देता है कि भाई तुमने किया वो गलत किया है। अब कैसे इस क्वेश्चन में देखो आईना दिखाएगा, कैसे इस क्वेश्चन में आईना दिखाएगा देखना अभी थोड़ी देर में। मैं इसका सॉल्यूशन पूरा करूंगा नहीं, मैं इसको बस एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बुक रीडिंग भी करो, मैं आपके पास बुक रीडिंग भी इनहांस करवाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन आप बुक में देखो, बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका जो सॉल्यूशन है बुक से देखोगे, ठीक है। इसको देखो, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, वही ओनली वाला क्वेश्चन आ गया, कैन नॉट वाले क्वेश्चन है। तो ओनली वाले में क्या करो, जो प्रूफ करना है उसका जस्ट उल्टा मान लो, कि मान लेते हैं कि सिर्फ एक लाइन में, देखो एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने यहाँ से ए सी, इस लाइन सेगमेंट लिया और मान लिया कि इसमें देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें एक ही मिड पॉइंट हो सकता है बी, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इसमें दो मिड पॉइंट आ रहे हैं, ए बी, ये बी भी मिड पॉइंट है, टू डी भी मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या माना, एज्यूम क्या किया मैंने बोला ना ओनली वाले क्वेश्चन में हमें एजम्पशंस पे काम करना पड़ता है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके जस्ट उल्टा मान लो। तो एजम्पशन मैंने क्या किया है, एजम्पशन मैंने ये किया है कि लेट इट हैज टू मिड पॉइंट्स, कौन कौन सा, लेट बी एंड डी बोथ बी द मिड पॉइंट्स। अगर मैं सही होऊंगा तो मैथ्स मेरा सपोर्ट कर देगा, नहीं होगा तो मैथ्स बोलेगा नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, लेट बोथ बी द मिड पॉइंट्स, ठीक है। अगर दोनों मिड पॉइंट है तो एक काम करते हैं, ये भी मिड पॉइंट है ना, ए बी को जो फिक्स चीज है मेरी, एसी तो फिक्स थी ना, लाइन सेगमेंट मेरा एसी था ना, ठीक है, और दो मिड पॉइंट है बी और डी नाम से, तो एक काम करो ए बी को कनेक्ट करने की कोशिश करो एसी से, ए डी को कनेक्ट करने की कोशिश करो किससे, एसी से, ठीक है। तो देखो अगर बी मिड पॉइंट है, सिंस बी इज द मिड पॉइंट, देखो याद बना रहा हूं मैं, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं हट जाता हूँ। देखो ये क्या है, ए सी, अगर बी मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं सर ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में कराया है, मिड पॉइंट का मतलब ही होता है कि ये पॉइंट ए से भी उतना ही दूर है और सी से भी उतना ही दूर है, यानी ए बी का लेंथ बराबर है बी सी का लेंथ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है, ये बी पॉइंट हमने माना है जबकि ए सी फिक्स था मेरा, तो ए बी को लिंक करने की कोशिश करो ए सी से, कैसे लिंक कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों में देखो क्या ऐड कर दूं, बीसी में क्या ऐड कर दूं कि ए बी आ जाए, बीसी में क्या ऐड कर दूं कि एसी आ जाए पूरा, बीसी में क्या ऐड कर दूं कि ये आ जाए, तो सर ए बी ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड कर दो ऐड, ए बी बराबर ए बी होता ही है, ऐड कर दो दोनों को, यहाँ से क्या गया, टू ए बी बराबर बी सी प्लस ए बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यूक्लिड्स के एक्सियम में नहीं घुस रहा हूँ कि कौन साइड करेगा ये वो, ये ए सी हो गया तो ए बी बराबर क्या आ गया यहाँ से, हाफ ऑफ ए सी। तो मैथ्स मेरे को ये कह रही है कि आपने जब मिड पॉइंट माना है बी, उसके हिसाब से ए बी जो है ए सी का आधा है, ठीक।
अब यहाँ देखो, आपने डी को मिड पॉइंट मान रखा है, तो अब डी को बनाने की कोशिश करो। डी बना दिया, और ये रहा ए और ये रहा सी, ठीक है। आपने बी को भी मिड पॉइंट माना था, डी को भी मिड पॉइंट माना था, तो कायदे सेम स्टेप में इसमें रिपीट कर सकता हूँ, ए डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, यानी डी की डिस्टेंस इससे उतनी होगी जितनी सी की इससे है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब लिख दिया मैंने, जो मिड पॉइंट डेफिनेशन होता है मैंने वही लिखा है अभी। इसके बाद देखो, मैंने बोला है कि डी पॉइंट आपने खुद से एज्यूम किया था ना, इसकी तरह सी बी की, इसकी तरह बी की तरह आपने खुद से एज्यूम करा था ना, ठीक है, बी की तरह खुद से एज्यूम करा था, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को आपको इन दोनों से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, एडी को कनेक्ट कर दो इन दोनों से। तो क्या करना है, सीडी में से फिर से एडी को ऐड कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ 2AD हो गया, और यहाँ हमने CD प्लस AD क्या पाया है, हमने AC पाया। तो देखो मैथ यहाँ ये कह रही है कि AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब देखो यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियम यही कहता था, अगर दो चीजें किसी सेम चीज के आधा के बराबर हो, इसका मतलब AB AD के बराबर होगा। ध्यान से समझो, अगर दो चीजें किसी सेम चीज के आधा के बराबर हो, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, या ऐसे भी समझ लो यार, देखो AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है, जबकि हाफ ऑफ AC ही किसके बराबर है, AD के बराबर, ठीक है। तो यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि सर AB AD बराबर होंगे आपस में, नहीं समझे। देखो AB AC के आधा के बराबर है, जबकि ये तो AD के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, AB इक्वल टू AD। अब देखो आपको मैथ ने कैसे फटकारा लगाया, आपने माना था 2 पॉइंट्स, AB, ये B को मिड पॉइंट मान लिया था, D को मिड पॉइंट मान लिया था। तो आपको मैथ ये फटकार लगा रहा है कि बच्चा ठीक है कि आपने 2 मिड पॉइंट्स माने, लेकिन आप उस पॉइंट को ऐसे मानो कि AB का लेंथ AD के बराबर हो जाए। मैथ ये कह रहा है कि आपने भले B और D को अलग अलग पॉइंट्स मान लिया है, लेकिन AB की लेंथ AD के बराबर ही होनी चाहिए। और ये कब हो सकता है, जब ये पीछे खिसक करके इसे कोइंसाइड कर जाए। यानी कि अगर आप कहीं और पॉइंट मान भी लोगे, तो मैथ्स खुद ब खुद उसको कह देगा कि भाई AB का लेंथ AD के बराबर ही होना चाहिए, तो आपको खिसका के लाना ही पड़ जाएगा उसको B पे। समझे मैथ्स ने कैसे आपको करेक्ट करा। मतलब आप मान रहे थे कि 2 मिड पॉइंट्स हैं, बट मैथ से कह रहा है चलो कोई बात नहीं, आपने मान लिया उसको, लेकिन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो लेंथ तभी ना, अब देखने में तो लग रहा है कि सर D बड़ा है, AD बड़ा है, AB छोटा है, लेकिन मैथ का आंसर लाके दे दिया कि ये तभी संभव है, 2 मिड पॉइंट तभी संभव है जब दोनों की लेंथ बराबर होगी। और दोनों की लेंथ बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, D को सरका के B पे ले आओगे। तो देखो मैथ आपको सही कर दिया, आपने आईना दिखाने का काम किया ना। ये बच्चे आपने जो करा है वो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मैथ ने आपको ये कहा। और जब आपने मैथ के हिसाब से सही किया चीजों को, तो आप पाते हैं कि मिड पॉइंट एक ही हो सकता है, मिड पॉइंट 2 नहीं हो सकता है। आप 2 मान करके भी चलो तो मैथ आपको सही कर दिया, ठीक है। सेम चीज इसमें है, देखो सेम चीज में 2 डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, ठीक है। अब देखो इसका कहना ये है कि इनका कोई भी एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि आगे जाकर इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, आगे जाकर ऐसे कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं बनाया हूं, क्योंकि मुझे इनफाइनटली एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मान लो ये ऐसे जाके, चलो सही कर देता, मान लो 2 डिस्टिंक्ट लाइन ऐसे हैं, ठीक है। तो आगे जाके मुझे दिख रहा है एक पॉइंट पे मीट करेगी, लेकिन वही कैन नॉट वाले क्वेश्चन है, तो मैं जान मुझे कीड़ा मुझे काटेगा कि मैं मान लूं कि 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, देखो एजम्पशन क्या होगा मेरा कि लेट दिस बोथ लाइंस बी इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लो कि एक ये पॉइंट ही है, एक ये पॉइंट ही है, ठीक है। 2 पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर अगर 2 पॉइंट पे अगर देखो, अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें दोनों लाइंस, जैसे देखो यहाँ पर देखो ये आगे बढ़ रहा है, ये इंटरसेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो आपको पता है जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक पॉइंट हमें मिलता है जो दोनों पे लाई कर रही है। जैसे ये पॉइंट सिर्फ इस लाइन पे लाई कर रही है, ये पॉइंट सिर्फ इस पे लाई कर रही है, ये पॉइंट सिर्फ इस पे लाई कर रही है, इस पे लाई कर रही है, इस पे लाई कर रही है, जबकि ये स्क्वायर पॉइंट इस पे लाई कर रही है, 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 ऐसे करते करते आपको एक ऐसा पॉइंट मिला जो दोनों लाइन पे लाई कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये लाइनें यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये दोनों लाइन पे लाई करेगा, यानी इसका डॉट इसका क्या बोलते हैं, ये इस पे भी लाई करेगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो है इस पे भी लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट्स मिले आपको, ये 2 पॉइंट, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली, ठीक है। देखो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली, 2 लाइनें मिली ना, सॉरी, अगर 2 लाइनें 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमारे एजम्पशंस के हिसाब से हमने एज्यूम यही किया ना कि
मान लेते हैं कि एक नहीं दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां जहां इंटरसेक्ट करती है लाइनें वो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस पे दोनों लाइन लाई कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाई कर रही दोनों पॉइंट, दोनों लाइन लाई कर रही इस पॉइंट पे, उसी तरह से इस पॉइंट पे दोनों लाइन लाई कर रही होंगी, ठीक है। बट अभी थोड़ी देर पहले आपने पोस्टलेट में ही पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन आ सकती है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन आ सकती है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये यानी दो पॉइंट अगर है तो उसके बीच से या तो ये लाइन पास होगी, या तो अगर दो पॉइंट है तो उसके बीच में एक ही लाइन पास हो पाएगी, ये तो पास नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो हम मान रहे थे जो हम मान रहे थे उसको यूक्लिड्स के पोस्टुलेट ने करेक्ट कर दिया। हमने ये माना था ना कि यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और ले सपोज यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे दोनों लाइन लाई कर जाएगी और ये पॉइंट भी दोनों लाइन के लिए कॉमन होगा, ठीक है, यानी ऐसे वाला सिस्टम। बट 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 आपको इंट्यूशन से क्या पता है कि देखो सीन ये है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग मान रहे हैं कि आगे जाके भी इंटरसेक्ट कर जाएंगी यहाँ पे और किसी तरह इंटरसेक्ट कर जाएगी इस पे, ठीक है। तो आपको ये पता है कि दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन पास हो सकती है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ये वाला लाइन तो लाई नहीं करने वाला, समझे। या फिर मान लो ये कहीं और लाई करती इस जगह पे, दोनों लाइन कहीं और भी इंटरसेक्ट कर रही होती, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती, तो इसका मतलब ये वाली लाइन पे भी ये पॉइंट आएगा, इस वाली लाइन पे भी ये पॉइंट आना चाहिए, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में तो एक ही लाइन पास हो सकती थी ना, थोड़ी देर पहले बताया था एक ही पास हो सकती थी। इसका मतलब हमने जो माना है कि दो पॉइंट से दो लाइन पास हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को गलत प्रूव करने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैथ ने हमें यहाँ पे फिर से आईना दिखा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं समझ आए तो एक बार फिर से तसल्ली से इस वीडियो को रिवर्ट करके देख लेना, बट इसका लॉजिक यही है, ठीक है। और अब एक दो सिंपल क्वेश्चन बचे हैं, मतलब दो तीन सिंपल क्वेश्चन तो बचे हैं, उसको मैं करा देता हूँ, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफी इजी चैप्टर था, बस बेसिकली इसमें प्रूफ वाली चीजें ही थी कि प्रूफ का स्टार्ट कहाँ से हुआ मैथमेटिक्स में। तो आपको देख रहे हो धीमे धीमे आपका बेस बिल्डअप हो चुका है कि कहाँ से कैसे यूक्लिड ने सोचा, कैसे यूक्लिड ने एक्सियोम लिखा, कैसे यूक्लिड ने पोस्टुलेट लिखा ज्योमेट्री के लिए, तो जाके धीरे धीरे प्रूफ्स आगे बढ़ी मैथमेटिक्स की, ठीक है। और ये देख लो ओनली वाले क्वेश्चन, कैन नॉट वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, एजम्पशन कर करके हमें चीजें प्रूफ करनी होती है कि चलो जो दिया है उसके जैसे विपरीत चीजें मान लेते हैं, आगे चल के मैथ्स हमें खुद ब खुद करेक्ट कर देगा, मैथ्स खुद ब खुद अपना दलील देगा कि आपको क्या करना चाहिए था, उस हिसाब से हम करेक्ट करेंगे चीजों को। तो मैथ्स ने क्या दलील दिया कि भैया ऐसा है कि अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट पे भी दोनों लाइन लाई करेगा, इस पॉइंट पे भी दोनों लाइन लाई करेगा, लेकिन दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती थी। इसका मतलब इस लाइन पे ये पॉइंट तो नहीं आ सकती, इस लाइन पे ये पॉइंट तो नहीं आ सकती, क्योंकि दो पॉइंट के बीच से एक ही लाइन पास हो सकती थी, ठीक है। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, ठीक है। तो हमें 1 और 2 के बीच रिलेशन स्थापित करना है। तो 1 कहाँ आ रहा है, 2 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो समहाउ इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है मुझे, क्या रिलेशन स्टैब्लिश होना है। तो एक चीज देखो यहाँ से कि एंगल 3 4 के बराबर है, ठीक है, ठीक है, 3 4 के बराबर है, तो यहाँ 4 के बदले में 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया मैंने 4 की जगह पे, ठीक। तो बेसिकली एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 2 भी 3 के बराबर है, ठीक है। दो सेम चीजों से दो लोग बराबर है, ठीक है, मतलब जितनी संपत्ति 3 के पास है उतनी ही 1 के पास भी, जितनी 3 के पास है उतनी 2 के पास भी है, इसका मतलब 1 2 के पास बराबर संपत्ति है। इन रिलेशन क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
सो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको गिवन क्या है, पी आर इक्वल टू आर एस, तो यहाँ पे आर ले लो। आपको गिवन क्या है, पी आर इज इक्वल टू आर एस, और क्या गिवन है, आर टी किसके बराबर है, आर क्यू के। आर टी इज इक्वल टू, इसको नीचे लिख लो यार, आर टी इज इक्वल टू आर क्यू। आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू बराबर एस टी, तो पी क्यू कहाँ से आएगा, पी क्यू आएगा पी आर प्लस आर क्यू को ऐड करने से, ठीक है। और एस टी कहाँ से आएगा, एस आर प्लस आर टी को ऐड करने से। तो बेसिकली हमको हमको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आर टी अगर आर क्यू के बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर क्यू जो है आर टी के बराबर होगा, यानी इसको बस फ्लिप कर दिया हमने। ऐसे फ्लिप क्यों किया, ताकि पी आर नीचे आर क्यू आ सके, आर एस नीचे आर टी आ सके। इसको मान लो हमारा इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, और 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करने पे क्या बनेगा, पी आर प्लस आर क्यू, ये एक प्रोडक्ट बना, और यहाँ से क्या बनेगा, आर एस, और क्या बनेगा, आर टी, ठीक है। अब देखो अगर इक्वल्स को ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो भी इक्वल होता है। तो पी आर प्लस आर क्यू क्या बन गया मेरे पास, ये है पी क्यू, और आर एस प्लस आर टी, आर एस प्लस आर टी, ये क्या बना हमारे पास, आर एस प्लस आर टी बन गया हमारे पास, जो प्रूव करना है एस टी, ठीक है। ये प्रूव हो गया हमारा। इसमें कौन सा यूक्लिड का एक्सियम लगा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन प्रोडक्ट्स आर आल्सो इक्वल। देखो अगर इक्वल्स को इक्वल्स के साथ ऐड करेंगे, इक्वल्स को इक्वल्स के साथ ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। एंड अगर आप बोले तो मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूं, आपका इच्छा तो कर सकते हो, एल्स आप इसको अगले दिन में खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं वीडियो में वो लेक्चर्स डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब वीडियो में वो क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो ये बेसिकली मैच द कॉलम टाइप का है। ए डैश इज सर्कल विद जीरो रेडियस, तो सर्कल के पास तो कुछ ना कुछ रेडियस होता ही है। मान लो एक पॉइंट है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे आगे बढ़े और यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दे फिक्स डिस्टेंस मान करके, तो सर्कल ही बन रहा है मेरा। अब अगर इसकी रेडियस ही जीरो हो जाए, मतलब अगर मैं ये जो रेडियस है इसी को सिकुड़ के मैं छोटा कर दूं, तो ये तो आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा, यानी यही तो हो गया मेरा। देखो ये सेंटर से कुछ दूर आगे बढ़ता हूँ और तब घूमता हूँ तो सर्कल बनता है, यानी रेडियस का कुछ ना कुछ लेंथ तो होता ही है। अगर रेडियस सिकुड़ के बिल्कुल जीरो लेंथ का हो जाए तो रेडियस यहीं पहुंच जाएगा, इसका मतलब तो पॉइंट पर ही रहेगा ना। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट, ठीक है। अब देखो बी सी डी, बी सी डी में क्या है, अगर 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है ना, देखो 3 पॉइंट्स मान लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाए, मतलब एक सीधा में आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा ये काम का क्यों है, काम का इसलिए क्योंकि मान लो ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते, बी यहाँ पे होते हैं, एक ट्राइंगल बनता है क्या, ठीक है। ट्राइंगल बनता तो कुछ ना कुछ एरिया तो आ ही सकता था इसका, हाफ गुना बेस गुना हाइट करके। बट अगर मैं मान लो बी को नीचे लाता लाता बी को यहाँ लाया, इस पॉइंट को, तब भी एक ट्राइंगल पतला सा बन रहा है, चपटा सा बिल्कुल, तब भी कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, बेस गुना हाइट, भले कम एरिया है कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। लेकिन अगर यही पॉइंट नीचे आता आता बिल्कुल सीधा इसी लाइन पे आ जाए, ये बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाए, तब तो कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा ना। देखो हाफ गुना बेस लेंथ इनटू हाइट, इसका हाइट है जीरो है, मतलब ये तो कुछ ऊपर उठा हुआ है ही नहीं। अगर बी यहाँ पे होता तो कुछ हाइट होती है इसकी, ठीक है। बट हाइट तो कुछ है ही नहीं, हाइट जीरो हो गई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा यहाँ से। इसलिए काम की चीजें हैं ये, कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ने इसलिए जरूरी था। अब देखो दो और मोर लाइंस अगर सेम प्लेन पे आए, मतलब जैसे बोर्ड है मेरा, बोर्ड एक प्लेन पे है, ठीक है। तो दो और मोर लाइंस अगर एक ही प्लेन पे है, ऐसे ये मान लो लाइंस है, तो अगर दो से ज्यादा लाइंस एक ही प्लेन पे आ जाए तो आपस में को प्लेनर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये लाइन कंटेन्स डैश पॉइंट, तो एक लाइन में बताया था कि इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। ये रहा मेरा लाइन, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका कोप्लेनर, सेकंड इसका थर्ड, और इसका फोर्थ, ठीक है। आई होप की चीजें समझ में आई हो आपको। ये वाली चीज ध्यान रखना, ये हमेशा आपको काम देगा, कोलिनियर पॉइंट्स वाली चीजें, जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो करना होता है आपको, ठीक है। चलो तो बच्चों ये है लास्ट 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर का, ये मैथ्स द कॉलम टाइप का क्वेश्चन। तो पहला देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स यानी मतलब तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाई करने लगे तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। तो मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, इसका ये मैच कर जाएगा थर्ड ऑप्शन से। इसके बाद देखो तो ड्रॉ ए लाइन, वन नीड्स हाउ मेनी पॉइंट्स, तो अगर आपको एक लाइन बनाना है तो आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक। इसमें देखो तो ड्रॉ ए क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स,
मतलब अगर आपको एक क्लोज फिगर बनाना है, क्लोज फिगर ऐसा ऐसा ऐसा, और आपको तीन साइड का, एक दो तीन, तीन साइड का क्लोज फिगर बन गया ना, अगर आपको ये बनाना है तो आपको कितने पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा एक क्लोज फिगर, देखो मान लो एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो जाएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो एक लाइन ऐसे पास हो जाएगा, एक लाइन ऐसे पास हो जाएगा, लो बन गया आपका 3, आपका क्या बन गया, एक क्लोज फिगर बन गया जो कि 3 साइड से मिलकर बना है, ये साइड ये साइड ये साइड, तो ये बन गया क्लोज फिगर। डेट मीन्स कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी हमें, 3, तो ये किससे मैच कर जाएगा, ये मैच करेगा सेकंड नंबर से, ठीक है। इसके बाद देखो तेरा नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब डायमेंशन को डायरेक्शन की तरह समझो, तो ये देखो ये एक्स डायरेक्शन है ना, मतलब यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 है, इधर -1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ डायमेंशंस का मतलब है कितना डायरेक्शन है इसके पास, तो ये एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाला ही है, तो एक्स 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 एक्सिस के कितने डायमेंशन हो गए, 1, एक ही डायरेक्शन। अगर मान लो एक्स वाई प्लेन की बात करता, यानी एक्स वाई प्लेन मतलब बिल्कुल ऐसे नोटबुक जैसा, आ जाओ आ जाओ। तो अगर एक्स वाई प्लेन की बात होती तो देखो इसमें 2 डायरेक्शन आ रहे हैं, एक एक्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई का वर्टिकल डायरेक्शन, तो एक्स वाई प्लेन में कितने डायमेंशन आते हैं, 2, ठीक है। तो ये एक्स का एक फैक्ट बता दिया मैंने, इसको दिमाग में ध्यान रखना। इसके बाद देखो ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सेंटेंस व्हिच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड, तो कोई स्टेटमेंट सही है गलत है, अगर मतलब कोई वाक्य सत्य है गलत है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। ये 4 नंबर मैच कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ए सेंटेंस दैट रिक्वायर प्रूफ, यानी जिसको प्रूफ की जरूरत पड़ी उस स्टेटमेंट को कहते हैं थ्योरम, ठीक है। ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजीली बी डिटेक्टेड फ्रॉम थ्योरम, यानी अगर थ्योरम प्रूव हो गया है तो उसके साथ साथ आप इस चीज को भी प्रूव कर सकते हो, इसको बोलते हैं कोरोलरी। कोरोलरी के लिए घबराना मत, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल चैप्टर में आते हैं। फिर सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, यानी ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमेशा सत्य हो, उसको यूक्लिड ने क्या नाम दिया था, एक्सियोम, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आई हो, इवन इफ अगर आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लगा हो, बट अगर आप सीखे हो इस बोरिंग लेक्चर, अगर आप एंड तक टिक गए थे तो आपको जरूर जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और क्या सीखने को मिला आप जरूर कमेंट करेंगे अपने लेक्चर पे, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों।